वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के ये नहीं है पहला क्वेश्चन आपका, ये तो मैंने पहले करा दिए हैं। आपके जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है सामाजिक अनुभव, दूसरा है परिपक्वता, तीसरा है क्रियाकलाप और चौथा है भाषा। देखो पियाजे ने देखो आपकी परिपक्वता की बात की है, क्रियाकलाप की बात की है और भाषा के बारे में पियाजे ने बताया है। एक और सामाजिक के अंदर जो सामाजिकरण है, समाज पर भी ध्यान दिया, लेकिन आपका समाज पर बहुत कम ध्यान दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सामाजिक अनुभव है उसने इसकी बात बहुत कम की, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा त्रितंत्र सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। अब व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है, आपको वो बताना है। तो आपको पता होगा इसमें तीन जो आपका स्टर्नबर्ग थे, उन्होंने तीन तरह की जो है सिद्धांत दिया है, तीन तरह का। इसमें इन्होंने अनुभवात्मक बताई है, व्यवहारात्मक बताई है। तो उसमें से आपको बताना जो व्यवहारिक जो बुद्धि है उससे जो रिलेटेड नहीं है, आपको बताना है। पहला, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। दूसरा ऑप्शन है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकें। तो देखो व्यवहारिक बुद्धि में ये होता है पर्यावरण के साथ अनुकूलन भी आपका व्यवहार में, मतलब व्यवहार आप तभी तय करोगे जब आप अनुकूल फील कर पाओगे। ठीक है, और पर्यावरण का पुनर्निर्माण ये भी हो सकता है कि आप जो अपने मतलब एनवायरनमेंट को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिसमें आप जो है सही जो है सेटिस्फाइड फील करो। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन भी होगा, लेकिन सिर्फ केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ये गलत है। तो आपको जो यहाँ पर जो नहीं वाला ऑप्शन है वो पहला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, देखो नाराज होना, गुस्सा आना है ना, उदास होना, खफा होना है ना, खामोश हो जाना। खामोश होना कि जैसे आपको समझ आप पता चलता है ना सामने वाला बंदा खामोश किस लिए, वो गुस्से में खामोश है। कोई हमें गुस्से में खामोश खड़ा है और हम उसे कुछ सुनाए जा रहे हैं तो थोड़ी इज्जत कर रहा है हमारी, इसलिए वो हमें मतलब उल्टा जवाब नहीं दे रहा। कोई बहुत ज़्यादा उदास है, कोई बात दबी पड़ी है किसी के मन में और वो उसे अभिव्यक्त नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है खामोशी बताई थी। तो क्या है जो ये सब चीज़ है ना, जो इतनी भी इमोशंस होते हैं, हमारा हंसना रोना खेलना, ये सब हमारे इमोशन से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर वही बात बोली कि किसी व्यक्ति पर गुस्सा होना मतलब ये इमोशन से जुड़ा हुआ है। तो सामाजिक विकास से संबंधित नहीं है, संज्ञानात्मक विकास से भी संबंधित नहीं है और शारीरिक विकास से भी संबंधित नहीं है। ये आपका संवेगात्मक विकास से ना, इमोशनल डेवलपमेंट से आपका ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। देखो जांच परीक्षा के लिए आवश्यक होता है, प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, पृथक देखो ग्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं होता, ना ही पृथक्करण के का मतलब पृथक मतलब अलग करने के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, जांच परीक्षण के लिए भी नहीं होता, आपका ये होता है प्रेरणा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। देखो आपने यदि पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका पियाजे की थ्योरी में आपने पियाजे की थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, उसमें आप कैसे पढ़ते हो, इस तरीके से आप पढ़ते हो ना, जैसे इसको भी लेते हैं, यहाँ पर आप स्टेजेस पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पर बीच में एक बॉक्स है, यहाँ पर स्टेजेस है, यहाँ पर आप कुछ जो है टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजी के आगे आपके क्या बनता है, एकोमोडेशन जो है एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन है। एक होगा आपका यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और नीचे आपका एक और हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो। ठीक है, ठीक है, और एडेप्टेशन के जो आगे जो इसके अंदर दो जो रूट निकलते हैं वो निकलते हैं एसिमिलेशन और एक निकलता है एकोमोडेशन, ACCOM। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो हम किसी पहले से हमारे स्कीमा बना पड़ा है ना, स्कीमा होते हैं आपका स्ट्रक्चर्स होता है आपके। ठीक है ना, आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग डिवाइड करके रखे होते हैं आपके माइंड में, जैसे स्कीमा है।
स्कीमा के अंदर आपके बहुत सारे जो है बॉक्स बने पड़े हैं, ऐसा मान लीजिए, या फिर सर्कल है, और इन बॉक्स के अंदर भी बहुत सारे जो हैं बॉक्स बने पड़े हैं। ये एनिमल का है, तो इसके अंदर भी आपके जो है बहुत सारे बॉक्स बने पड़े हैं कि घरेलू एनिमल कैसे होते हैं, जंगली कैसे होते हैं, फर वाले कैसे होते हैं, बिना फर वाले कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यदि खाने के बारे में बने पड़े तो आपका इसके अंदर और भी बहुत सारे बॉक्स बने पड़े हैं, या आप सर्कल मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, शेप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो जानकारी आपके पास पहले से है, एनिमल्स की जानकारी आपके पास पहले से, इसमें आप एक और एनिमल जो है एक और जो जानकारी जोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। लेकिन यदि आपके पास कोई जानकारी पहले से है और इस जानकारी को आप चेंज कर रहे हो, ठीक ना, इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं हम एकोमोडेशन, है ना। तो यहाँ पर जो आपका इसने क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना था। तो पहले जानकारी है आपके पास, उसमें आप नई जानकारी जोड़ रहे हो, तो आत्मसात करण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न है, मतलब हम सभी एक दूसरे से अलग है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है हम सभी के बीच में, ठीक है। और जब इंडिविजुअल डिफरेंस है तो आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है हमसे। यह सिद्धांत संबंधित है, तो ये जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है, पर्यावरण से भी संबंधित नहीं है, और बुद्धि के सिद्धांतों से भी संबंधित नहीं है, आपका व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय क्या है, वो उनको विशेष शिक्षा मिल रही है, उनको ये एकीकृत शिक्षा है, मतलब अपवर्जन है, अपवर्जक शिक्षा है, या फिर समावेशी शिक्षा है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा में सिर्फ वंचित समूह ही नहीं आता, जैसे हम समावेशी शिक्षा को तो कैसे लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं कि इसमें वो लोग आते हैं कि इसमें आते हैं आपके वंचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, है ना, ठीक है, डिसेबिलिटी वाले बच्चे, डिसेबिलिटीज कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पर एक जो आप मतलब कोई भी वर्ग ले सकते हैं, कुल मिला के कहने का मतलब ये कोई भी बच्चा हो, ठीक है ना, कोई भी बच्चा हो, चाहे उसमें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन का हो, चाहे वो कैसा ही बच्चा हो, है ना, उसको हम क्या करेंगे, समावेशी शिक्षा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और सभी स्कूलों में सभी बच्चों का जो है इसलिए स्वागत किया जाता है कि कोई बच्चा यदि डिसेबल है तो हम ये नहीं सोचते कि वो और उससे अलग है, हम उसे सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका इसलिए डी ऑप्शन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो देखो आपकी ना दो तरह की थिंकिंग होती है, हाँ, थिंकिंग, एक होती है आपकी जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है आपकी डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट के अंदर आपका सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा, वन आंसर, ठीक है, ओनली। लेकिन जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसमें एक से ज्यादा आंसर निकलते हैं, तो हम मोर देन वन आंसर, ठीक है। तो इसमें यही डिफरेंस है। और आप बहुत सिंपल चीज़ है, यदि आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह का है कि आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स आपका माइंड है, माइंड बोल लीजिए, या ये बोल सकते हैं आपकी थिंकिंग है, और आप सिर्फ कुछ गिने चुने तरीकों से ही किसी सवाल का आंसर दे पा रहे हो, ठीक है। लेकिन यदि आप अपनी सीमाओं को बाहर लांघते हो, मतलब इस बॉक्स से बाहर निकलते हो, तो आप और भी जो है तरीके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मतलब पा सकते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 5 + 3 कितना होता है। ये क्वेश्चन किस में आएगा आप बताइए, इसके आंसर क्या एक से ज़्यादा निकल सकते हैं, सबको पता है 8 ही होगा। लेकिन यदि हम लिखते हैं कि यहाँ पर 2 डैश दे रखे हैं और प्लस है और सामने है लिखा हुआ बॉक्स के अंदर 8, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी 2 संख्या पुट की जाए कि 8 बन जाए। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 1 + 7 कर सकते हो, 2 + 6 कर सकते हो, 3 + 5 कर सकते हो, 4 + 4 कर सकते हो। तो ये सब पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो क्या है, जो एक से ज़्यादा आंसर दे रहा है, ठीक है, वो तो हो गया आपका डाइवर्जेंट। इसने क्या बोला, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये है कि अपनी सीमाओं से बाहर निकल के आप थिंकिंग कर पा रहे हो, ठीक है ना, एक से ज़्यादा किसी चीज़ के जो है आंसर या सॉल्यूशन दे पा रहे हो, तो या तरीके से आप आंसर निकाल पा रहे हो, एक से ज़्यादा तरीके का यूज़ करते हो।
जैसा आप देखते होंगे रेशियो के जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर कि हम मैथ को लेते हैं, मैथ में बहुत से चैप्टर आपके ऐसे हैं कि जिनमें एक से ज़्यादा मेथड का आप यूज़ करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्व करके, ऑप्शन पुट करके, फॉर्मूला लगा कर, है ना। तो ये तरीके हैं सब। तो क्या है, ये आपको कौन सा चिंतन होता है, ये होता है आपका हिंदी में अपसारी चिंतन। इसमें आप कन्फ्यूजन मत होना कि आप अभिसारी को डाइवर्जेंट कर देते हैं कई बार बच्चे और आंसर गलत लगाए थे। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन, इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों का आकलन क्या अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए किया जा सकता है? उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। मतलब उन बच्चों को हमें आगे अगली क्लास में नहीं भेजना क्योंकि ये बच्चे इस लायक नहीं है, ये इनके जो मेंटल लेवल है वो उस लायक नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन। देखो आकलन से क्या पता चलता है आपको कि बच्चे की जो है, बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, गलतियों का पता चलता है। फिर हम मेथड चेंज करते हैं, या फिर हम ये देखते हैं यार बच्चा ने ये समझ लिया, मेरा कहने का मतलब तो कुछ और था और बच्चे ने ये सोच लिया, इसलिए उसका जो है गलत कॉन्सेप्ट उसने क्रिएट कर दिया। तो उस कॉन्सेप्ट को हमें सही करना है जो उसने अडेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा कि हम उसको चेंजिंग करने के लिए ना अलग परिवर्तन करेंगे, मतलब अपनी शिक्षण उपागम में जो है टीचिंग अप्रोच में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। मतलब तीन तो लर्निंग को बहुत जो है पीसफुली एकदम बहुत बढ़िया बनाते हैं जिससे आप बहुत फ्लुएंट वे में लर्निंग कर पा रहे हो, लेकिन एक ऐसे तरीके की लर्निंग है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ भी एकदम ही आपकी लर्निंग अच्छी हुई फिर एकदम कम हो गई, और होना चाहिए इस तरीके से कि हाँ भी एकदम एक फ्लो में बह रही है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर दिक्कत हो रही है बहने में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। देखो ये लर्निंग को आपकी जो है बहुत स्मूथ, बहुत सिंपल नहीं बनाएगी। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद ये आप कर सकते हो, ये भी अच्छा तरीका है। थर्ड ऑप्शन आपका प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण। देखो आपको प्रेजेंटेशन जो है बच्चों से नहीं करवानी है ना, आप पूछ सकते हो, लेकिन क्लास सामने छोटे बच्चे हैं वो थोड़े हिचकिचाएंगे इस चीज़ को करने में, तो आपको पहले उनकी बैक खोलनी है। तो आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति सुगम नहीं बनाता, अच्छे नहीं बनाता। तो सबसे जो बेकार ऑप्शन आपका यही है, गलत हो गया। सबसे जो बेकार ऑप्शन वो है कि बच्चे को हम याद करने पर आधारित हो पुनरावृत्ति, ठीक है ना। तो हम ये नहीं करेंगे। ये सब चीज़ आप कर सकते हो ना, बच्चे का आप झिझक दूर करोगे, फिर आप उसको बोलने के जब उसकी झिझक दूर हो जाएगी तो प्रस्तुतिकरण भी दे पाएगा, वाद याद भी अच्छा देगा, और विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना ये ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन हाँ फोर्थ कंपैरिजन में ज़्यादा सही है, तो ये भी ठीक है आपका। तो जो नहीं हमारा ऑप्शन है वो आपका डी है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के 10 क्वेश्चन करें। मैं डेली इस चैनल पर जो है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की एक वीडियो और जो आपकी एक वीडियो जो है आपकी पैडागोजी की इस चैनल पर डेली जो है अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही यदि आपने इस चैनल पर जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड कर रखी हैं वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप अपने जो आपका जो अगस्त में एग्ज़ाम है CTET का 20 अगस्त जहाँ तक मुझे पता चल रहा है उसमें आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। 90 तो आप पास हो ही जाओगे, सबको पता है कि CTET का एग्ज़ाम बहुत जो है टफ नहीं आता, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। लेकिन यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप 90 से ज़्यादा और 140 प्लस भी ला सकते हो, बशर्ते कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।